हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत। एपिसोड 15। कहानी का टाइटल है मुराद के राज, यानी कौन है मुराद। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत मुराद की बाइक पर ही थी। उसे मुराद के साथ कुछ अलग सा ही एहसास हो रहा था। बाइक पर होने पर उसे मुराद की बॉडी की स्मेल बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। वह उसे कुछ अलग ही एहसास दिला रही थी। क्या राज है इस शख्स का? क्या राज है जो दिल में समा जाता है? उसकी बदन की खुशबू मेरे मन में एक सुकून सा एहसास भर जाता है। ये सब सोचते सोचते जन्नत बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। वहां पर राहुल और प्रिशा को एक साथ देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। आ गई तुम? हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, राहुल ने जन्नत से कहा। भाई आप यहाँ कैसे? जन्नत ने राहुल से सवाल पूछा। वह जन्नत, मैं और विशाल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तभी राहुल जी हमें यहाँ मिल गए तो मैंने विशाल को घर जाने के लिए कह दिया। प्रिशा ने जन्नत को पूरा सच बताया था। चलो मैं अब घर जाता हूँ, ये कहकर मुराद वहाँ से चला गया। जन्नत और प्रिशा और राहुल एक ही बाइक पे बैठे थे। रास्ते में राहुल ने पहले प्रिशा को घर छोड़ा और फिर जन्नत को अपने साथ घर ले आया। जन्नत, वह लड़का कौन है? राहुल ने जन्नत से सवाल पूछा। भाई वे मुराद है, कॉलेज में नया आया है। रास्ते में साहिल की बाइक खराब हो गई थी, इसलिए मुराद ने मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था। ओके, और अब वो प्रिशा के साथ जो लड़का था वह प्रिशा का बॉयफ्रेंड है क्या? राहुल ने फिर से जन्नत से सवाल पूछा। वह जानना चाहता था कि विशाल और प्रिशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर ऐसे ही क्योंकि राहुल प्रिशा को दिल से पसंद करता था। वह विशाल भाई, वह तो सिर्फ प्रिशा का फ्रेंड है, दोनों दिन भर झगड़ते रहते हैं। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं विशाल के बारे में? जन्नत ने राहुल से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, राहुल ने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा। ओके, अब हम आ गए हैं घर। जन्नत ने घर आकर अपनी माँ से कहा। आ गई बिटिया रानी। अरे तुम दोनों आज भाई बहन साथ कैसे आए? रीमा जी ने जन्नत से सवाल पूछा। वह माँ, दरअसल रास्ते में भाई मिल गए थे, उन्होंने मेरे और प्रिशा के साथ इंतजार किया, फिर वह हम दोनों को यानी प्रिशा को उसके घर पे ड्रॉप किया और फिर मुझे यहाँ ले आए, जन्नत ने रीमा जी को बताया। प्रिशा और तुम दोनों बस में नहीं आई थी क्या आज? रीमा जी ने जन्नत से सवाल पूछा। नहीं माँ, आज हमारे दोस्तों ने हमें बस स्टॉप तक हमें लिफ्ट दी थी। क्या साहिल बेटे ने तुम्हें लिफ्ट दी थी? रीमा जी ने जन्नत से सवाल पूछा। वह तो खुश थी कि साहिल और जन्नत एक साथ थे। हाँ माँ, साहिल ने मुझे लिफ्ट दी थी, पर जन्नत ने माँ को बताया। तो फिर तूने उसे घर तक क्यों नहीं बुलाया? जन्नत की माँ ने जन्नत से पूछा। वह माँ, साहिल की बाइक रास्ते में ही खराब हो गई तो मेरे कॉलेज के दूसरे दोस्त ने मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दिया। ठीक है बेटा, जाओ तुम दोनों फ्रेश हो आओ, रीमा जी ने जन्नत और राहुल से कहा। फिर राहुल और जन्नत दोनों ही अपने अपने कमरों में चले गए। राहुल प्रिशा के बारे में ही सोच रहा था। अब वह प्रिशा को चाहने लगा था। उसके जब प्रिशा और विशाल को साथ देखा तो उसके दिल पे मानो हजारों सुइयां चुभ गई हों। ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ तो करना होगा, वरना वह विशाल मेरी प्रिशा को मुझसे दूर कर लेगा। मुझे अपने दिल की बात प्रिशा को बतानी ही होगी। यह सब राहुल ने अपने मन ही मन बोल रहा था। दूसरी तरफ जब विशाल अपने घर आया और वह बाथरूम में आईने में अपने सामने देखकर खड़ा होता है तो वह अपना मुंह धोकर आईने में देखता है और अपनी सूजन अब थोड़ी कम हो गई थी। उसने आईने में देखा और उसे प्रिशा का चेहरा नजर आने लगा। वह प्रिशा की खुद के लिए फिक्र देख रहा था, कैसे उसने प्यार से उसके हाथ लगाया था। विशाल ने अपनी आंखें बंद की और उसे अब प्रिशा का वह मासूम से शक्ल और उसकी हरकतें दिखाई देने लगी। उसके दिल के सब तार हिल गए थे। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गाना बज रहा था। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है,
बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। अब विशाल और प्रिशा को खुद के साथ देखकर खुश हो गया था। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। इन दोनों की नोकझोंक कब प्यार में बदल गई, इसका एहसास विशाल को तो हो गया था। अब कौन होगा प्रिशा के साथ? किसको प्यार करेगी प्रिशा, विशाल या राहुल को? कौन है बेस्ट फ्रेंड या कह सकते हैं कौन है बेस्ट? प्रिशा को एक पार्टनर की तरह क्या आप बता सकते हो कि कौन होगा हमारी चुलबुली प्रिशा के साथ? तो चलिए कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं दूसरी तरफ। कि किसका घर है? ये है हमारे मुराद का घर। मुराद आज अपने घर जाता है कि तभी उसके कानों में एक भारी और गंभीर आवाज आती है, शहजादे मुराद, तो आप आ ही गए। एक शख्स ने मुराद को रोकते हुए कहा, बाबा वे मैं। मुराद ने घबराकर सामने की ओर देखते हैं। वह मैं क्या? आप 2 हफ्तों से महल लौट कर नहीं आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। गुस्से में उस शख्स ने मुराद को बोला, वह बाबा मैं इंसानी दुनिया में। मुराद ने बस इतना ही बोल सका था कि पीछे से उसके बाबा बोलते हैं, शहजादे मुराद, हमें आपको कितनी दफा ये बात समझानी होगी कि आपका ताल्लुक इस दुनिया से है, ना कि इंसानी दुनिया से। आप एक बादशाह के बेटे हो, आपकी यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और आप यह काम छोड़कर उस तुच्छ दुनिया में भटकते रहते हो। उस शख्स ने बड़ी गंभीर स्वर ने उस शख्स ने बहुत ही गंभीर स्वर में मुराद से ये बातें कही थी। वह बाबा मैं बस थोड़ी देर उस जगह भ्रमण करके आया था। मुराद ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में उन शख्स से ये बातें कही। बादशाह उमर के बेटे हो आप, होने वाले बादशाह, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियां छोड़कर आप दूसरी दुनिया में क्यों गए? उस शख्स ने गुस्से में मुराद से कहा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मुराद ने उनसे माफी मांगी और कहा, वह शख्स दरअसल मुराद के पिताजी बादशाह उमर थे। आपको इस बात का दंड अवश्य मिलेगा, बादशाह उमर ने मुराद से कहा। बादशाह उमर गुस्से के कारण आंख बबूला हो रहे थे। आज मुराद की कोई खैर नहीं थी। आज तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलने वाली थी। रुकिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए बादशाह, आप ये ऐसी गलती नहीं करेगा, आप इसे दंडित मत करिए। महाराज, एक स्त्री ने बादशाह उमर से विनती की। माँ, आप ऐसा मत करो, मेरी गलती है। बाबा मुझे सजा देने वाले हैं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुराद ने अपनी माँ से कहा, तुम चुप रहो। महाराज, इस बार इस नादान को समझकर छोड़ दीजिए, अगली बार यहाँ ऐसा नहीं करेगा। ठीक है महारानी, अगर आप कह रही हैं तो हम इस बार इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन इन्हें कह दीजिए कि ये इंसानी दुनिया में भ्रमण करने से ज़्यादा अपनी इस दुनिया के राजकाज और राजभार को ही संभालें। यह इनके लिए हित का होगा। उमर ने महारानी अवनी से ये बातें कही। ठीक है महाराज, मैं इसे सब कुछ बता दूंगी। यह कहकर उमर वहाँ से चले गए। अवनी गुस्से में मुराद की तरफ देखती हैं और फिर उनका कान पकड़ती हैं। माँ, मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मुराद ने दर्द के कारण मुंह बनाया। क्यों गया था तू इस इंसानी दुनिया में? क्या ज़रूरत है तुझे उस दुनिया में जाने की? अवनी ने गुस्से में कहा, मुझे खुद ही नहीं पता माँ कि मैं इंसानी दुनिया में साथ क्यों इतना लगाव है मुझे, और मैं बार बार उस दुनिया में क्यों खिंचा चला जाता हूँ, आखिर क्यों जाता हूँ? मुराद की बड़ी मासूमियत से अवनी जी से कहा, मुराद बेटा, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इसी दुनिया में रहो, अपने बाबा का सपना पूरा करो, एक अच्छे बादशाह के रूप में तुम्हारी एक पहचान हो। अवनी ने मुराद के
समझाते हुए ये बातें कही थी। पर माँ, मुझे ये दुनिया से ज़्यादा अच्छी इंसानी दुनिया लगती है। एक हकीकत है उस दुनिया में, एक अपनापन महसूस होता है। मुझे वहाँ वहाँ रहना है माँ। मुराद ने अपनी माँ से कहा। क्या बात है मुराद, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या बेटा? अवनी ने फिक्र करते हुए मुराद से कहा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मुराद ने अवनी से कहा। कुछ तो बेटा बात ज़रूर है। अगर कोई लड़की वड़की का चक्कर है तो आप हमें अभी बता दें, क्योंकि अगर बाद में ऐसा कुछ हुआ तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अवनी ने गंभीर स्वर में मुराद को हिदायत देते हुए कहा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। मुराद ने बड़े मासूम होकर माँ से कहा। वह माँ से यह सब बातें छिपा रहा था कि इंसानी दुनिया में वह किसी को पसंद करता था। ठीक है बेटा, अगर तेरे मन में कोई लड़की होगी तो उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, यही सबके लिए अच्छा है। नहीं तो क्या माँ, क्या होगा? मुराद ने अवनी से सवाल पूछते हुए कहा। ये एक राज की बात है, मैं तुम्हें वक्त आने पर ज़रूर बताऊंगी। चलो अब भोजन का समय हो गया है, अब खाना खाते हैं। ठीक है माँ, आप चलिए, मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर वे वहाँ से चली जाती हैं और मुराद अपने कक्ष की तरफ बढ़ जाता है। उसके कक्ष पर 2 द्वारपाल खड़े थे जिन्हें मुराद का स्वागत करते हैं। शहजादे मुराद का स्वागत है, ये कहकर द्वारपाल ने दरवाजा खोल दिया। मुराद किसी राजा की तरह अपने कक्ष में प्रवेश करता है। उसने कमरे में प्रवेश करते ही कमरा जगमगा उठता है। वह एक आलीशान कमरा था। उस कमरे में बड़ा सा पलंग था, छत के ऊपर एक बड़ा सा झूमर, उस पर बहुत सारे दिए जगमगा रहे थे। सूरज की हल्की लालिमा और पीली रोशनी से कमरे में जो आ रही थी। कमरे में बड़े बड़े स्तंभ थे और उन पे सोने की नक्काशी की हुई थी। उस नक्काशी में हीरे, मानिक, मोती, तरह तरह के रत्न लगे हुए थे। कमरे में एक भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। शहजादे मुराद नहाने के कक्ष में गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के पौधे और उस जगह बर्फीली पहाड़ियाँ भी थीं। उनमें से दूध जैसे झरने का पानी बहकर तालाब में इकट्ठा हो रहा था। आकाश में सूर्य अस्त होने के लिए बढ़ रहा था। शहजादे मुराद ने अपने वस्त्र उतारे और उसने नीले तालाब में पानी के गोते लगाने लगे। उस पानी के जल में इतनी ताकत थी कि मुराद के जख्म पूरी तरीके से भर गए थे। इतनी ताकत कि वहाँ की शीतलता और उसकी छुअन से मुराद को अंदर ही अंदर एक सुकून पहुंचाया। अब उसके दर्द में थोड़ा आराम मिल रहा था। अब पंछी सब आकाश में इकट्ठा उड़कर अपने अपने घरों की तरफ उड़े जा रहे थे। हवाएं मंद मंद बह रही थी। मुराद उस पानी में खड़ा हुआ था। वह शीतल हवाएं उसके मन को सुकून दे रही थी। एक अजनबी शांति उस जगह पर थी, जैसे कोई अपनी रूह को सुकून दे रहा हो। मुराद ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान आज की बातों पर लगाया। उसे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जन्नत का ही चेहरा नजर आ रहा था। मुराद ने झटके से अपनी आंखें खोली और तालाब में से बाहर निकल आया। उसने अपने शाही वस्त्रों को धारण किया और भोजन के लिए कक्ष की तरफ बढ़ गया। वहीं भोजन कक्ष में आज बहुत ही अद्भुत था। वह एक जादुई दुनिया जैसी थी। एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल, उस पर एक साथ कम से कम 15 से 20 लोग आराम से बैठकर एक साथ खाना खा सकते थे। वह एक लकड़ी का टेबल था और एक आलीशान लकड़ी, उस पर सोने की नक्काशी की गई थी और हीरे की डिज़ाइन जो बनी हुई थी। और वहाँ की जो कुर्सियाँ थी वो राजा महाराजाओं के चेयर की तरह ही लग रही थी। इधर डाइनिंग टेबल की मेन चेयर पर सोने से बनी हुई बिल्कुल एक आलीशान चेयर थी और उस चेयर पर बादशाह उमर विराजमान हुए थे। उमर एक बेहद ही गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका चेहरा
मुराद से काफ़ी मिलता जुलता था। उनकी नीली आंखें बिल्कुल मुराद की तरह ही थी। उमर ने राइट साइड उनकी पत्नी महारानी अवनी थी और अवनी एक सुंदर और काफ़ी आकर्षक महिला थी। वे किसी अप्सरा की तरह दिख रही थी। और वहीं मुराद की माँ और इस राज्य की महारानी भी थी। उमर के लेफ्ट साइड उनकी दूसरी पत्नी आकृति बैठी हुई थी। वो भी काफ़ी सुंदर थी। उनका स्वभाव काफ़ी गंभीर और कड़क था। वो एक रानी थी। वो अवनी से मुकाबले में इतनी खास नहीं थी। वह मुराद की सौतेली माँ थी। वह अवनी के मुकाबले इतनी खास नहीं थी। वह मुराद की सौतेली माँ थी। रानी आकृति के दो पुत्र थे, राज और हेमराज। महारानी अवनी को सिर्फ 2 बच्चे थे, पहला मुराद और दूसरा आयत। नाम से ही पता चलता है कि एक लड़का और एक लड़की। उमर के ठीक सामने वाली चेयर पर मुराद की दादी यानी उमर की माँ महारानी आर्या थी। महारानी आर्या एक उम्र दराज व्यक्ति थी। वे एक बुजुर्ग महिला थी और वे काफ़ी प्रभावशाली भी थी। वहीं बहुत जल्द ही इन लोगों का खाना खत्म हो जाता है और मुराद वापस ही अपने कमरे में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मुराद की फैमिली से मिलकर। तो बहुत जल्दी हम कहानी में उस पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं जहां पे वाकई में जन्नत को एक ऐसी मोहब्बत होने वाली है जिसमें वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो चलिए सुनते रहिए तब तक हमारी ये कहानी जिसका नाम है जिन की मोहब्बत, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।